सो आप एडमिट कर रहे हैं ना कोमल जी? हाँ सर। हाँ ठीक है। तो आज हमारा जो उच्च शिक्षा प्रणाली है उसकी दूसरी क्लास है। और आज हम जो कल हमने पढ़ा था प्राचीन भारत में हमारे यहाँ किस प्रकार के संस्थान थे और किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी। और आज हम जो विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्वतंत्रता के पहले और बाद के भारत में उच्च शिक्षा और जो रिसर्च है, अनुसंधान है, उसका विकास किस प्रकार हुआ। अब इसको हम पूरा इस प्रकार से पढ़ेंगे कि पहले हम इसको पढ़ेंगे जो 1800 का पीरियड था उसमें ब्रिटिश काल से लेकर के और 1900 तक भी ब्रिटिश काल ही था। तो इसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई हायर एजुकेशन को, उच्च शिक्षा को लेकर के। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो 1900 शताब्दी थी, 1900 की और जो स्वतंत्रता के पहले का समय था, इसके बीच का जो टाइम था इसमें क्या क्या अपडेट्स हुए, क्या क्या चीजें आई उच्च शिक्षा को लेकर के। और फिर फाइनली हम आखिरी में पढ़ेंगे कि जो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए कौन कौन से आयोग बनाए और फिर क्या क्या पॉलिसी आई जिसके द्वारा उच्च शिक्षा को गुणवत्ता प्रदान की गई और आयोगों के क्या क्या रिकमेंडेशन, क्या क्या सुझाव आए कि उच्च शिक्षा में या शिक्षा के स्तर पर किस प्रकार के काम करने चाहिए भारत में। तो अगर हम पहले बात करते हैं स्वतंत्रता के पहले की, तो स्वतंत्रता के पहले सबसे पहले शुरुआत होती है ब्रिटिश काल से। किसी का स्पीकर ऑन है तो वो थोड़ा सा म्यूट कर लें। हेलो, ठीक है। तो स्वतंत्रता के पहले, इंडिपेंडेंस के पहले 1813 से उच्च शिक्षा प्रारंभ होती है। तो इसको आप ऐसे याद कीजिएगा कि जो 1800 का शताब्दी है, 1800 की शताब्दी को जैसे 13, 23, 35, 54 और 82, 83 ऐसे एक जैसे हम मोबाइल नंबर लिखते हैं ना, तो पहले 18 लिख लीजिए, फिर 13, 23, 35। तो इसको एक मोबाइल नंबर के रूप में इस संख्या को याद कर लीजिएगा। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि कौन से सन में क्या क्या एक्ट या अधिनियम, ब्रिटिश सरकार और रिपोर्ट क्या क्या आई जिसके द्वारा उच्च शिक्षा में सुझाव दिए गए। तो सबसे पहला आता है 1813। 1813 में सबसे पहले क्या आया? चार्टर अधिनियम आया। तो चार्टर अधिनियम में सबसे पहले क्या बात की गई? इसमें बात की गई कि जो ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म के प्रचार की अनुमति दे दी गई। यानी कि जो उस समय ईसाई मिशनरी थी भारत में, उसका जो धर्म का प्रचार था उसको इस चार्टर अधिनियम में अनुमति दे दी पढ़ाई को लेकर के। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। तो उसके बाद ये 1813 में यहाँ पर पढ़ाई के लिए मिशनरियों को जो है आदेश दे दिया गया या सुझाव दे दिया गया या अनुमति दे दी गई कि भाई आप अपनी पढ़ाई, जो भी ईसाई मिशनरी की पढ़ाई होती थी उसको हिंदुस्तान में पढ़ाया जाए, भारत में पढ़ाया जाए। और 1817 में फिर ये 13 की बात थी, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई और जो 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना और 2010 में इसका नाम बदलकर प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो ये एक अपडेट था जो 1813 में हुआ। 1817 में कलकत्ता में, याद रखिएगा, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1817 में। और फिर 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना और 2010 में इसका नाम बदलकर, बहुत रिसेंट की बात है, 2010 में इसका नाम बदलकर प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो ये मुख्य बिंदु है 1813 का जिसमें से प्रश्न बन सकता है। इसके बाद जो दूसरा अपडेट आता है 13 के बाद सीधा 10 साल बाद 1823 में एल्फिंस्टन रिपोर्ट आती है। एल्फिंस्टन उस समय का, जैसे ये जो नाम रखते हैं बेसिकली अधिकतर जो व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करता है या जिसके ऊपर इसका प्रभार होता है उन्हीं के नाम पर अधिकतर ये जो रिपोर्ट या आयोग आदि बनते हैं उनके नाम पर इनको नाम दे दिया जाता है। तो एल्फिंस्टन रिपोर्ट आती है 1823 में। इसमें जिला परीक्षा अधिकारी, देखिए मुख्य क्या काम हुए हैं इसके अंदर उसका ध्यान रखिएगा। इसने क्या किया? जिला परीक्षा अधिकारियों
स्कूल पर्यवेक्षकों की नियुक्ति और शिक्षकों के प्रशिक्षण देने की सिफारिश करी। तीन काम क्या करे 1823 में एल्फिंस्टन रिपोर्ट ने? जिला परीक्षा अधिकारियों, स्कूल पर्यवेक्षकों की नियुक्ति और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की सिफारिश करी, सुझाव दिया इसने। और उसके बाद फिर एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट की स्थापना करी इन्होंने, कब की? 1834 में बॉम्बे में, जिसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए विकास की शुरुआत की। ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी की सबसे पुराने कॉलेज में, मतलब जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना कॉलेज कौन सा है? एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूशन। तो ये आप याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न बन सकता है। एक सबसे भारत में मुख्य बिंदु है 1835 का। 1835 में मैकाले ने जो रिपोर्ट सौंपी उस समय, तो उसने क्या बोला कि देसी शिक्षा के बदले पाश्चात्य शिक्षा को अपनाने पर बल दिया। भारत के अंदर जो हमारे गुरुकुल और ऋषि परंपरा थी, जिसमें हम देसी शिक्षा प्राप्त करते थे, मैकाले ने ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वहां पर अपनी रिपोर्ट पेश की, या सरकार को रिपोर्ट पेश की। और उस समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम ने 1837 में अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा दिया। ठीक है, ये 35 के अपडेट हैं। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को अपनाने का बल दिया, और जो लॉर्ड विलियम थे उन्होंने 1837 में अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा दिया भारत में। ठीक है, और फिर सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी अनिवार्य हो गई। अब इन्होंने यहां से थोपना चालू कर दिया इंग्लिश को सभी के ऊपर। फिर इन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, जो आज तक हम कभी काफी टीफी, एक मिनट में आ रहा हूं। तो मेकाले ने जो बात कही वो कही कि हम भारत पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार नहीं जमा सकते जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति से संस्कृत को पूर्णतः निष्कासित नहीं कर दिया जाता। तो ये मेकाले ने वहां पर कहा, जिसके बाद से हमारे भारत में पूर्णतः जो है इंग्लिश का बोलबाला होने लगा, और जो हिंदी भाषी थे या संस्कृत भाषा पढ़ते थे या हम अपने शास्त्र आदि पढ़ते थे, उनको मूर्ख या उनको कमतर या गंवारपन के उससे बताया जाने लगा। उसके बाद 1854 जो था, 1854 में वुड डिस्पैच कमेटी आई, और वुड डिस्पैच ने क्या सुझाव दिए कि उच्च शिक्षा के विषय में पहली नीति थी जिसे अंग्रेज शिक्षा को मैग्ना कार्टा कहा गया। तो अंग्रेजी शिक्षा जो उस समय प्राप्त होती थी 1854 के आसपास, उसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। किसके अंतर्गत? वुड डिस्पैच कमेटी के अंतर्गत या रिपोर्ट के अंतर्गत। ये है 1854। और इसने क्या और आगे सुझाव दिए कि उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी और निम्न शिक्षा के लिए मातृभाषा की मांग की। इस नीति के अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो यहां से अधिकतर कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि मुंबई, मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालय जो हैं उनकी स्थापना, विश्वविद्यालय की बात हो रही है, वीवी, ध्यान से रखिएगा, वीवी। तो विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से कमिटी या रिपोर्ट के अंतर्गत की गई है और सन में की गई है? तो वो 1854 में वुड डिस्पैच के अंतर्गत की गई है। इसके बाद का जो काल है वो है 1882 और 83, और 1800 शताब्दी का ये आखिरी रिपोर्ट है। हंटर आयोग इसको कहा जाता है। तो हंटर आयोग ने क्या सुझाव दिया? इसमें प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को अलग करने पर जोर दिया। इसमें प्रस्ताव दिया गया कि विश्वविद्यालयों को संबंध कॉलेज, मतलब जो एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं, उनका प्रबंधन करना चाहिए। ये हंटर आयोग के सुझाव थे। तो इसको हंटर आयोग ने क्या सुझाव दिया?
ये बस हमको याद रखना है कि प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को अलग करने पर जोर दिया, और इसने प्रस्ताव दिया कि जो कॉलेजों को एफिलिएशन होता है विश्वविद्यालय से, उसका मैनेजमेंट करने के लिए इसने सुझाव दिया। ये तो हो गई बात हमारे 1800 शताब्दी की। ठीक है, 1800 शताब्दी में हमारे कहाँ से शुरुआत होती है? 1813, फिर उसके 10 साल बाद 1823, 1823 के बाद 1835, 54, 82, 83। ठीक है, 13 में चार्टर अधिनियम आता है। चार्टर अधिनियम के बाद 1823 18 एल्फेस्टिंग। एल्फेस्टीन आता है, वेरी गुड। और फिर 1835 में क्या आता है? मेकाले से रिपोर्ट। मेकाले आता है। और 1854 में वुड वुड डिस्पेच। डिस्पैच। वुड डिस्पैच आता है। और उसका एक और क्या नाम दिया गया? अंग्रेजी का मेगना कार्टा। मेगना मैग्ना कार्टा। कार्टा। और मैग्ना कार्टा का काम क्या था? मतलब उस इंग्लिश शिक्षा को के लिए आया था सर। इंग्लिश भाषा का, हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो ये एक हमारा 1800 हमने समाप्त किया। अब 1800 के बाद हम किस पे आ जाएंगे? 1900। 1900 शताब्दी में। ठीक है, अब 1900 शताब्दी हम आधी लेंगे। आधी क्यों लेंगे? क्योंकि स्वतंत्रता हमको 47 में मिल गई थी। तो 1800 शताब्दी पूरी हो गई, 1900 शताब्दी हम आधी चलेंगे। तो आधी चलेंगे तो हम शुरू कहां से करेंगे? 1902 से। अब 1902 में सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया? विश्वविद्यालय आयोग बनाया। विश्वविद्यालय, अब यहाँ पे क्या, सेम ही नाम बार बार आते हैं तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन याद करते चलो, सब आ जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। इसको कैसे एक स्टोरी टाइप में बना लो, या जैसे हम किसी के शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं उस प्रकार से मोबाइल नंबर के रूप में इसको लिखो, और उसी के आगे जैसे विश्व तो वी आ करके, और इस तरीके से लिखते चलो और इसको रटते चलो। इसके अलावा तो याद करना, किसी की अगर तीव्र या अच्छी मेमोरी है तो वो याद कर लेगा। तो 1902 में विश्वविद्यालय आयोग इन्होंने बनाया, और उसने क्या सुझाव दिए और कौन लोग थे उस समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन ने उच्च शिक्षा के महत्व को समझाते हुए, याद रखना किसको? थॉमस रॉली की अध्यक्षता में। लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उन्होंने उच्च शिक्षा के महत्व को समझाते हुए थॉमस रॉली करके जो व्यक्ति था उसको अध्यक्षता दी गई विश्वविद्यालय आयोग की। कितनी तारीख को? 27 जनवरी 1902 में। ठीक है, उनकी नियुक्ति की गई। और यह विश्वविद्यालय की जांच क्या करता था? ये विश्वविद्यालय की जांच, उन पर विचार करता था। ठीक है, 21 मार्च 1904 को पारित भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये याद रखिएगा। 1904 में क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? तो ये 1904 को पारित भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया, और 1902 के भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया। मतलब आप इसको कनेक्ट कैसे करोगे? 1902 में क्या आया? विश्वविद्यालय आयोग आया। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की? थॉमस रॉली ने की। और 27 जनवरी 1902 में इसकी नियुक्ति की गई। और किसने की? लॉर्ड कर्जन ने। और इसका मुख्य पॉइंट क्या था? विश्वविद्यालयों की जांच और उन पर विचार करना। फिर 2 साल बाद, उसके 2 साल बाद क्या हुआ? इसका अधिनियम बन गया। इसकी जो 1902 में विश्वविद्यालय आयोग जो थॉमस रॉली ने सुझाव दिए, उन सुझावों को अधिनियम के अंतर्गत लाकर उसको 1904 में एक अधिनियम बना दिया गया। ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया 1902 आपका। अब 1902 के बाद शुरू होता है 1905। तो 1905 में क्या होता है? यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, जिसको नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एनईसी भी बोलते हैं ना, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, जिसको नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो 1905 में बंगाल विभाजन के बाद, 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। उसके बाद मतलब पहले हो चुका होगा। बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्रवादी नेता अगर बोले तो जैसे जो भी उस समय के राष्ट्रवादी बंगाल में नेता थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जादवपुर विश्वविद्यालय के रूप में यह विकसित हुआ। ठीक है, देखो, दो चीजें याद रखना, बंगाल विभाजन याद रखना, और राष्ट्रीय नेताओं द्वारा इसकी स्थापना की गई।
1905 में एनईसी की या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की। और फिर बात सीधे बात कहाँ पहुंच जाती है, स्वतंत्रता के बाद। जो याद करने की बात है इससे रिलेटेड है, क्या है, स्वतंत्रता के बाद जादवपुर विश्वविद्यालय के रूप में यह विकसित हुआ। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय संस्कृति और ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए शांति निकेतन की स्थापना करी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लिंक है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से। तीन चीजें हैं, बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्रवादी नेता द्वारा स्थापना, स्वतंत्रता के बाद जादवपुर विश्वविद्यालय के रूप में यह विकसित हुआ राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, और इसी के अंतर्गत रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय संस्कृति और ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए शांति निकेतन की स्थापना हुई। तो याद रखना, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई, 1905 में। फिर 1917 आता है। इसके बाद 1917 में क्या हुआ, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग बना। अब ये जो पढ़ाई है ये थोड़ी कलकत्ता में चल रही है, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, और इसका दूसरा नाम हमेशा याद रखना, सैडलर कमीशन। 1917, 17 मतलब सैडलर। ठीक है, 17 से इसको कनेक्ट कर लेना कि 17 में क्या था, 17 मतलब सैडलर। सैडलर कमीशन बनाया, आयोग आया, और इस आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए। इस आयोग का गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति की जांच, मतलब कलकत्ता का जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थिति की जांच के लिए किया गया। इसमें सैडलर आयोग, सैडलर एक व्यक्ति था जिसको नियुक्त किया गया, जिसके कार्य निम्नलिखित हैं। और इन्होंने सबसे पहले सुझाव दिया था किसका, 10+2+3 का। ठीक है, लेकिन यहाँ याद रखना 10+2+3 कब लागू किया गया भारत में, 1975 में। सुझाव इन्होंने कब दे दिया था, 1917 में। ठीक है, ये इसमें याद रखना। तो पहला क्या था, इनमें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक विशेष चयन समिति का सुझाव दिया गया। ठीक है, शिक्षकों की नियुक्ति, टीचर्स की नियुक्ति किस प्रकार होगी उसके लिए एक चयन समिति का सुझाव दिया गया। पहला, 2 तरह के पाठ्यक्रम चलाने का सुझाव दिया गया। 2 तरह का पाठ्यक्रम मतलब ऑनर्स कोर्स और पास कोर्स, ये 2 नाम याद रखिएगा। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, इसका नाम याद रखना, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, सेंट्रल एकेडमिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन इसका नाम दिया गया है। ये CAB इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है, की स्थापना का सुझाव दिया, और प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर पीठ स्थापित करने का सुझाव दिया, और विज्ञान के लिए प्रयोगशाला बनाने का सुझाव दिया। तो 5 इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, क्या थे, कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन समिति, 2 तरह के पाठ्यक्रम ऑनर्स और पास कोर्सेज, और कैबे का स्थापना का सुझाव दिया। कैबे का अर्थ होता है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, बोर्ड बनाने की यहाँ पे बात की जो सलाह दे शिक्षा, केंद्रीय शिक्षा के लिए, और प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर जो भी उस समय पीठ या स्थापित करना हो, विश्वविद्यालय स्थापित करना हो, जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति हो उनके नाम पर हो। और विज्ञान के लिए यहाँ से 1917 से विज्ञान के लिए प्रयोगशाला बनाने का सुझाव दिया सैडलर के अंतर्गत। सैडलर मतलब 1917, ऐसे कनेक्ट करेंगे, 1917 सैडलर, सैडलर मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय। ठीक है, फिर आता है 1929। 1929 में हार्टोग समिति आई। हार्टोग व्यक्ति होगा जिसने ये काम दिया गया। तो समिति ने विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता, इसमें क्या किया इन्होंने, समिति ने जो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। मतलब अब शिक्षा आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, उसके ऊपर इस समिति ने ध्यान को केंद्रित किया। और इसमें फिर से जो कैब की स्थापना की सिफारिश उन्होंने करी, जिसे, ठीक है, 1929 में, पहले 17 में सिफारिश करी कि भैया कैब बनाइए, किसने, सैडलर ने। फिर हार्टोग ने भी वापस से 1929 में इसकी सिफारिश करी, जिससे 1935 में फिर से स्थापित किया गया और तब से अस्तित्व में है। ठीक है, तो ये कब 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 अस्तित्व में आई, सिफारिश इसकी 2 बार हुई, 17 में और 29 में, है ना, 17 में और 29 में, और उसके बाद ये कब अस्तित्व में आई, 1935 में, और उसके बाद से फिर कंटिन्यू रही। सर कैब मतलब, सेंट्रल, देखिए इसका हिंदी नाम तो यह है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यस सर।
तो ये 1929 की बात हो गई। तो इनके नाम जरूर याद रखिएगा। जैसे कि विश्वविद्यालय आए 1902 में, 19 जब हम 1900 चालू करेंगे तो 1902 से चालू करेंगे, और 1800 चालू करेंगे तो 1813 से चालू करेंगे। 1813 चार्टर से शुरू होता है और 1900 विश्वविद्यालय आयोग से शुरू होता है। तो विश्वविद्यालय आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, जिसको NECB बोला गया है, ठीक है, इस प्रकार से। फिर आता है 1934। 1934 में क्या होता है, सप्रू समिति आती है। सप्रू नाम के व्यक्ति थे, उनके नाम से 1934 में समिति बनाई। और इस समिति का क्या काम था, यूपी में बेरोजगारी के कारणों की जांच के लिए संयुक्त प्रांत क्या कहलाता था उस समय, मुख्य रूप से वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश है उसको संयुक्त प्रांत कहते थे। और सरकार द्वारा 1934 में सप्रू जी को नियुक्त किया गया है इस समिति के लिए, ठीक है। तो सप्रू का मेन काम क्या था, बेरोजगारी के कारणों की जांच करना। और कहाँ करना, संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत आज का क्या है, यूपी। उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर तो ये प्रदेश। हाँ, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आमतौर पर प्रचलित शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को केवल परीक्षाओं के लिए तैयार कराती है और डिग्रियां जीवन में किसी व्यवसाय के लिए नहीं है। जो आज की भी समस्या है, अब जाके जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी 2020 में, उसमें जाकर के हमारा स्किल डेवलपमेंट पे जोर दिया गया है। अदरवाइज अभी तक हम केवल डिग्रियां इकट्ठी करते थे, 20-25 साल पूरा खपाने के बाद हम फिर 5-6 साल स्किल सीखते थे और कहीं जाके 32-33 साल में कुछ करने लायक बनते थे। तो ये एक हमारे यहाँ काफी समस्या रही। हालांकि प्राचीन भारत में जो हमें भले ही पढ़ाई ना होती हो, जो भी लिमिटेड पढ़ाई होती थी, लेकिन जो कारपेंटर है वो कारपेंटर का बेटा कारपेंटर ही बनता था, ठीक है। तो उसको पढ़ाई की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके पास स्किल होती थी। लेकिन वो जब ये अंग्रेजी शिक्षा आई हमारे यहाँ और ये मिशनरी शिक्षा आई, तो इसने जो है स्किल को बिल्कुल खत्म कर दिया। हमारे पास स्किल नहीं है। फिर बात आती है 1937। 1937 में एबार्ट वुड रिपोर्ट आई, ठीक है। वुड दो बार नाम आया, एक तो वुड डिस्पैच आया था, है ना, और यहाँ पे एबार्ट वुड है, दोनों अलग हैं। तो 1937 में जो एबार्ट वुड रिपोर्ट आई, इसने क्या बोला, इसने बोला कि क्या प्रस्तावित किया गया कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा कि भैया जो हायर एजुकेशन है, अब तो मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मध्य प्रदेश में अब जो हायर एजुकेशन है उसका हिंदी में पढ़ाया गया है। ये पिछले 2-3 साल में यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि जो डॉक्टर की शिक्षा है या इंजीनियरिंग की शिक्षा है, इसको कंप्लीट उच्च शिक्षा को हिंदी में पढ़ाया जाए। तो इसमें प्रस्ताव क्या दिया गया कि जो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। किसने दिया, 1937 में एबार्ट वुड रिपोर्ट में। और इसने पॉलिटेक्निक के माध्यम से व्यावसायिक मतलब वोकेशनल प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षण मतलब जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, उनके कॉलेजों की स्थापना की इसने सिफारिश की। सर पॉलिटेक्निक क्या है सर, माध्यम? पॉलिटेक्निक के माध्यम से, पॉलिटेक्निक कॉलेज होते ना, ओके सर, ओके, डिप्लोमा सर ना। हाँ, तो मतलब वोकेशनल कोर्सेज की इन्होंने यहाँ पे वकालत करी, मतलब सुझाव दिया। और टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज की इन्होंने यहाँ पे सिफारिश करी, ठीक है। ये दो काम इसके इंपॉर्टेंट थे। और तीसरा क्या था, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, उच्च शिक्षा में इंग्लिश। इंग्लिश होना चाहिए। ये 3 चीजें इन्होंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताई। फिर 1937 में, फिर अब इतना लेट कौन ज्वाइन कर रहा है, मत कर दीजिए, ठीक है। 1937 में फिर आता है वर्धा शिक्षा योजना, ठीक है, वर्धा शिक्षा योजना। इसे नई शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। तो 1937 से एक ट्रांसफॉर्मेशन आया शिक्षा में, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है वर्धा शिक्षा योजना से। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और इसके अंदर क्या मांग की गई कि प्रारंभ से 7 वर्ष तक अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। तो राइट टू एजुकेशन की बात कहां से शुरू होती है, 1937 से। और शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। मातृभाषा मतलब हिंदी नहीं, मातृभाषा मतलब कि आप जहां भी रह रहे हो, आप जिस स्टेट में भी रह रहे हो और वहां जो भाषा चलती है उस भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। कब, कितने वर्ष तक, 7 वर्ष तक। तो ये वर्धा मतलब यहाँ शिक्षा। सब सर
प्रांतीय प्रांतीय क्षेत्रीय भाषा बोल सकते हैं ना सर? हाँ, उसको जो भी वहां पे भाषा यूज होती है, जो लिखाई भी जा सकती है और पढ़ाई भी जा सकती है भाई, क्योंकि हर 100 किलोमीटर पे हमारे यहाँ तो भाषा चेंज हो जाती है, बोलियां हो जाती हैं। तो जो भाषा संविधान के अंतर्गत है, जिसको लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, वो। और रीजनल लैंग्वेज बोल सकते हैं सर? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा बोल सकते हैं। 1944 में ये लास्ट इसका है, सार्जेंट रिपोर्ट आया। ठीक है, 37 के बाद, 37 में दो चीजें आई, अवार्ड बोर्ड रिपोर्ट आई और वर्धा शिक्षा योजना आई, और 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट आई। सार्जेंट रिपोर्ट को भारत में युद्धोत्तर शैक्षिक विकास योजना भी कहा गया। अब युद्धोत्तर शैक्षिक विकास योजना समझना मेरे लिए तो बड़ा कठिन रहता है, लेकिन फिर भी लिखा है हिंदी में इसको। तो स्कीम, इसको जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो बोलते हैं स्कीम ऑफ पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, स्कीम ऑफ पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। तो जो सर्जेंट थे, उन्होंने रिपोर्ट में इस योजना को इस नाम से भी जाना गया, सर्जेंट रिपोर्ट को। और इसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मतलब जो यूजीसी की स्थापना की सिफारिश होती है, वो 1944 से शुरू होती है। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश, और 3 साल का डिग्री पाठ्यक्रम इसने क्या किया, प्रस्तावित किया। तो जो 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट है, उसको किस नाम से जाना गया, स्कीम ऑफ पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट के नाम से जाना गया। हिंदी में युद्धोत्तर शैक्षिक विकास की योजना भी कह सकते हैं। और इसने क्या सुझाव दिया कि भैया यूजीसी आना चाहिए और 3 साल का पाठ्यक्रम होना चाहिए, ये इसने सुझाव दिया। तो ये तो हो गई कहानी आपकी ब्रिटिश काल की। ठीक है, अब हम आ जाते हैं भारत में। भारत तो पहले भी था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद के भारत में आ जाते हैं। अब स्वतंत्रता के भारत के में जब थोड़ा सा, बस हल्का सा हम पंचवर्षीय योजना का, जो पहला पंचवर्षीय योजना थी, उसके बारे में हल्का सा समझ लेते हैं कि 1950 में भारत सरकार ने शिक्षा सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या थे, अशिक्षा मिटाना है, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए। सार्वभौमिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सर। यूनिवर्सल। अच्छा, होलिस्टिक भी बोलते हैं क्या इसको? होलिस्टिक का क्या अर्थ होता है? सामूहिक, उसका मतलब भी संपूर्ण होता है सर, वृहद होता है, संपूर्ण। संपूर्ण। ठीक है, तो अशिक्षा मिटाना है, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करना, शिक्षा के सभी चरणों के मानकों को उन्नत करना और आधुनिकीकरण करना, मतलब मॉडर्नाइजेशन करना। ठीक है, मानक मतलब स्टैंडर्डों को उन्नत करना, और देश के हर जिले में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। तो ये इन जो योजना, पंचवर्षीय योजना थी, और पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को लेकर के ये बिंदु इसमें सम्मिलित किए गए। ठीक है, आयोग और सुधार, और दो चीजें मुख्य यहाँ से निकल के आती हैं। 1948 में भारत के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का शॉर्ट फॉर्म क्या बताया था मैंने? CABC ना? CAB। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि 2 आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया उसने। ठीक है, और एक विश्वविद्यालय शिक्षा से निपटने के लिए, दूसरा माध्यमिक शिक्षा के लिए। तो उसने 2 आयोग की सिफारिश करी या निर्णय लिया कि पहला तो विश्वविद्यालय शिक्षा और दूसरा माध्यमिक शिक्षा के लिए। ठीक है, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, और इसके लिए दूसरा जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के लिए बना, वो बना मुदलियर आयोग। ये 2 आयोग बने। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम चालू होते हैं कब से, 1948 और 49 से। ठीक है, 47 में हमें आजादी मिली। 47 में आजादी मिलने के बाद हमारा जो कार्यकाल चालू हुआ शिक्षा को लेकर के, उसको हम कब से लेंगे, 48 49 में सबसे पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना। ठीक है, और इसको दूसरा नाम क्या दिया गया, राधा कृष्णन आयोग। याद रहेगा, राधा कृष्णन आयोग।
अब ये जो राधा कृष्ण, इसको ऐसे याद रखना कि पहला जो आयोग बना था वो राधा कृष्णन आयोग बना था, ठीक है। राधा कृष्णन आयोग के बाद दूसरा जो बना था वो मुदलियार आयोग बना था, ठीक है। मुदलियार आयोग के बाद जो बना था वो कोठारी आयोग बना था। ये 3 इंपॉर्टेंट आयोग बने थे। आयोग अलग होते हैं, पॉलिसी अलग होती है, ध्यान रखना। अभी हम आयोग की बात कर रहे हैं, और आयोग और पॉलिसी, क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो 47 से लेकर के अभी 2023 चल रहा है, तो 47 से 23 के बीच में शिक्षा को लेकर के पहले आयोग बनता है, आयोग सुझाव देता है, और सुझाव देने के बाद फिर शिक्षा की पॉलिसी बनती है ना। तो अब पहले तो आयोग ही बनेगा, और आयोग ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए हैं, सुझाव दिए हैं, उसको लेकर के फिर भारत सरकार क्या बनाती है, पॉलिसी बनाती है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए ये 3 आयोग हैं, राधा कृष्णन के बाद मोदलियार, तो मोदलियार को आप मुरलीधर, जैसे कि पहला राधा कृष्ण भगवान का नाम है, भगवान का दूसरा नाम क्या है, मुरलीधर है, तो मुरलीधर ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद कोठारी है, तो उसको ऐसा मान लो कि भाई कोठारी कठोर निर्णय लिया भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध मैदान में, तो इस तरीके से इसको थोड़ा कनेक्ट करते हुए पढ़ लीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ठीक है, स्वतंत्र भारत में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में नियुक्त होने वाला पहला सबसे महत्वपूर्ण आयोग था, ठीक है, और इसकी स्थापना की गई। उसके बाद भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट, इसका काम था कि भारत में जो विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति है उस पर रिपोर्ट देना, ऐसे सुधारों और विस्तारों का प्रस्ताव करना जो देश की तत्कालीन और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप वांछनीय हो, ठीक है। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट काम थे। क्या काम था, पहला कि विश्वविद्यालय में जो शिक्षा चल रही है उसकी स्थिति बताओ, क्योंकि अब आजादी मिल गई भैया, आजादी मिल गई, तो पढ़ाई को लेकर के सरकार ने सोचा कि भाई कुछ करना होगा, कि सबसे पहले तो ये जानो कि क्या स्थिति है अभी के समय, तो उन्होंने सबसे पहले स्थिति जांची। दूसरा, उन्होंने ऐसे सुधारों और विस्तारों का प्रस्ताव करना था जो देश में, मतलब उस समय जो स्थिति थी, नया नया देश आजाद हुआ था, तो उस समय सुधार और विस्तार क्या हो सकते हैं और भविष्य की क्या आवश्यकताएं हो सकती है, इस प्रकार के उनसे रिकमेंडेशंस मांगे। तो आयोग का लक्ष्य ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित करना भी था जो छात्रों के व्यक्तित्व के समावेशी विकास के लिए ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्रदान करे। रिपोर्ट में भारत के संविधान की दृष्टि के अनुरूप शिक्षा प्रणाली के पुनर्निर्माण का सुझाव दिया गया। तो अभी तक जो चल रहा था वो ब्रिटिश काल के हिसाब से चल रहा था, फिर जब हम आजाद हो गए तो आजाद में इन्होंने 2 चीजें इंपॉर्टेंट रखी कि स्थापित करना, ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित करना जहां पर छात्रों के व्यक्तित्व के समावेशी विकास, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई यहाँ पर, और ज्ञान और बुद्धिमत्ता जो प्रदान करे ऐसी बात की गई, और भारत के संविधान की दृष्टि के अनुरूप और भारत के प्रणाली के अनुरूप इस शिक्षा पद्धति का पुनर्निर्माण किया जा सके। तो सबसे पहला 1948-49 में सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था, और ये किसकी अध्यक्षता में आया, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में आया। इसके मेन काम क्या थे कि जो उस समय म्यूट कर लें अपना जो भी है, और विश्वविद्यालय शिक्षा की जो रिपोर्ट है क्या उस समय स्थिति है उसकी रिपोर्ट दे, और दूसरा सुधारों और विस्तारों का प्रस्ताव करना जो देश में उस समय और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, ठीक है। 48 और 49 के बाद जो दूसरा काल जो आयोग आया वो कब आया, 1952-53 में, ठीक है। तो 52-53 में जो आयोग आया उसको 23 सितंबर 1952 में माध्यमिक शिक्षक की प्रचलित प्रणाली की जांच करने के लिए मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अब याद रखना, वो पूछ सकते हैं कि ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार कहाँ से आए थे, तो बताना पड़ेगा मद्रास विश्वविद्यालय से आए थे, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। और इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है, माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा, मिडिल स्कूल, मिडिल एजुकेशन के बारे में ये आयोग बना, ठीक है। तो 23 सितंबर 1952 में माध्यमिक शिक्षा की प्रचलित प्रणाली,
राधा कृष्णन किसके लिए बात कर रहे थे, कौन सी शिक्षा के लिए बात कर रहे थे? विश्वविद्यालय, राइट। और मुदलियार किसकी बात करते हैं? सेकेंडरी, सेकेंडरी माध्यमिक, सॉरी सेकेंडरी, यस, माध्यमिक शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत में माध्यमिक शिक्षा प्रणाली के विकास में मुदलियार आयोग की सिफारिश का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आयोग ने भारतीयों को लोकतांत्रिक जीवन शैली में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है, इस आयोग ने क्या किया? भारतीयों को लोकतांत्रिक जीवन शैली में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। ये याद रखिएगा। मुदलियार आयोग की रिपोर्टों और सिफारिशों के आधार पर भारतीय शिक्षा प्रणाली में कुछ सुधार पेश किए गए। उदाहरण के लिए 3 साल की डिग्री के पाठ्यक्रम के साथ साथ उच्च माध्यमिक योजना की शुरुआत और अधिक व्यावसायिक और तकनीकी स्कूल और कॉलेज खोलना शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की जिम्मेदारी बन गई। मतलब देखिए, इसने जो सिफारिश करी उसमें जो इम्पोर्टेंट था, एक तो 3 साल की डिग्री का पाठ्यक्रम था, उसके साथ साथ उच्च माध्यमिक योजना की शुरुआत करना और अधिक व्यवसाय, मतलब इन्होंने टेक्निकल और जो वोकेशनल कोर्सेज थे उसके स्कूल और कॉलेज खोलने पर इन्होंने सिफारिश दी कि टेक्निकल स्कूल होने चाहिए और व्यावसायिक जो स्कूल है या कॉलेज है वो खोलने चाहिए। और शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए जिम्मेदारी होनी चाहिए, केवल एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। राज्य को अपना कार्यक्रम चलाना चाहिए और केंद्र को अपने कार्यक्रम चलाने चाहिए। तो ये इसके मेन पॉइंट्स थे। फिर इसके बाद 1964 में आ जाते हैं सीधा। तो 1964-66 में कौन आता है? कोठारी। तो कोठारी मुदलियार आयोग के बाद कोठारी आयोग आया। ये शिक्षा आयोग डीएस कोठारी की अध्यक्षता में बना। ठीक है, और डीएस कोठारी जो थे इसके अध्यक्ष को चुने गए इस आयोग के। इसे शिक्षा के सभी पहलुओं और क्षेत्रों से निपटने और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास पर सरकार को सलाह देने का काम सौंपा गया। तो ये सरकार को सलाह देने का काम करती थी, किसके ऊपर? शिक्षा के सभी पहलुओं और क्षेत्रों से निपटने और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास पर। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास पर सरकार को सलाह देने का काम सौंपा गया। आयोग की रिपोर्ट से शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नीति पर प्रस्ताव सामने आया। राष्ट्रीय नीति पर अब 1964-66 में, ठीक है, अभी तक तो आयोग आए, उन्होंने दुनिया भर की बातें कर ली कि ये होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, जो भी काम हुआ होगा उसमें, लेकिन अब जरूरत थी कि भैया ये ऐसे नहीं चलेगा, इसकी एक क्या होनी चाहिए? नीति होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए। उस पॉलिसी के अंदर ही हमें शिक्षा के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रस्ताव कब आया? 1964-66 में आया। ठीक है, आयोग में भारत और विदेशों के विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात शिक्षाविदों को शामिल किया गया। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया? इन्होंने भारत के और विदेशों के जो विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात व्यक्ति थे, शिक्षाविदों थे, उनको शामिल किया गया। इसमें कुल 17 सदस्य शामिल थे। कितने थे? 17, जहां 14 सदस्य और एक सदस्य सचिव था, एक एसोसिएट सचिव था, और यूजीसी के अध्यक्ष डॉक्टर डीएस कोठारी को आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, मुझे ये बताओ, इन्होंने बोला है कि यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर डीएस कोठारी को आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। तो यूजीसी का कब आया था? 53 में से 53 शायद, कल हमने पढ़ा था 56 में आया था। 56 में वो अब ये हुआ था, 53 में सुझाव था शायद। 56 में से 56 में। ठीक है, तो यूजीसी हमारा 56 में आ गया था, इसलिए 56 में आ गया था। तो डॉक्टर डीएस कोठारी क्या थे? वहां के अध्यक्ष थे, है ना। और डॉक्टर डीएस कोठारी को ही क्या काम दिया गया 64-66 में कि भैया शिक्षा के पहलुओं और क्षेत्रों से निपटने और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, मतलब नेशनल एजुकेशन उच्च शिक्षा जो है, राष्ट्रीय जो नेशनल एजुकेशन प्रणाली को प्रोसेस जो है उसके विकास के लिए सरकार को सलाह देने का काम सौंपा है। डेवलपमेंट बोल सकते हैं सर हमें। हाँ, और आयोग की रिपोर्ट से शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नीति पर एक प्रस्ताव सामने आया। ठीक है,
और ये याद रखना कि इसमें भारत से और विदेशों से शिक्षाविदों को बुलाया गया, जिसमें 17 सदस्य शामिल थे ना, जहाँ 14 सदस्य थे और एक सदस्य सचिव था और एक एसोसिएट सचिव था। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो डॉक्टर DS कोठारी थे वो कौन सी संस्था के अध्यक्ष थे या कुछ थे, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर आयोग ने 29 जून 1966 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग की रिपोर्ट लगभग 700 पृष्ठों की एक भारी भरकम दस्तावेज था और इसने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। ठीक है, तो 1964-66 में कोठारी जी बता गए थे कि जो हमारा आय है, भारतीय आय है, GDP कह लो, उसका कम से कम 6% हमारा शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता है कि आज भी 6% खर्च हो रहा है। ठीक है, तो आयोग समझ गए आप लोग? हमने 3 आयोग पढ़े अभी, कौन कौन से पढ़े? राधाकृष्णन, मुरलियर एंड कोठारी। विश्वविद्यालय कोठारी पढ़ा। अच्छा, राधाकृष्णन का कार्य क्या समय था? 48 सर, 1948 सर, हाँ, 940। 48 14 ऐसे याद रखिएगा इसको, है ना। और मॉडलियर का क्या था? 53 52 सर, 52-53, है ना। और कोठारी का क्या था? 64 66। 64-66 ऐसे इसको याद रखिएगा। अब कहानी आती है पॉलिसी के ऊपर, नीतियों के ऊपर, है ना, कि भाई ये 3 आयोग हो गए, अब थोड़ा बहुत काम पॉलिसी पे भी कर लो कि भाई आप जो सुझाव दे रहे हैं इनको लागू भी तो करो। तो लागू करने के लिए कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1968 में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति तैयार की। ठीक है, 66 में कोठारी जी ने अपने दस्तावेज 700 पेज दे दिए और दस्तावेज देने के 2 साल बाद इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? राष्ट्रीय नीति तैयार की। तो नीति में कट्टरपंथी पुनर्गठन का आह्वान किया गया, कट्टरपंथी पुनर्गठन का आह्वान किया गया और राष्ट्रीय एकता और अधिक सांस्कृतिक विकास को प्राप्त करने के लिए समान शैक्षिक अवसरों का प्रस्ताव दिया गया। और क्या दिया गया? आर्थिक विकास के बारे में दिया गया। ठीक है, तो नीति में कट्टरपंथ पुनर्गठन, आह्वान किया गया राष्ट्रीय एकता, ठीक है, नेशनल या राष्ट्रीय एकता, यूनिटी, नेशनल यूनिटी कह सकते हैं, एकता और अधिक सांस्कृतिक विकास को प्राप्त करने के लिए समान शैक्षिक अवसरों का प्रस्ताव दिया गया और आर्थिक विकास का भी इसमें प्रस्ताव रखा। 1968 की इस नीति में, ठीक है, इस पॉलिसी में 1968 की फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? NEP, नैप, है ना, नैप बोलते हैं हम। नैप 3 बार आया, 68 हो गया, 86 हो गया और अभी लेटेस्ट कौन सा था? 2020, है ना। तो नैप 1968 में नीति में क्षेत्रीय भाषा, इसमें क्या किया गया? क्षेत्रीय भाषाओं को सीखने पर जोर दिया गया, जिसमें माध्यमिक शिक्षा में लागू किए जाने वाले त्रिभाषा सूत्र की रूपरेखा दी गई। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र की रूपरेखा दी गई। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा उस राज्य की आधिकारिक भाषा जहां स्कूल स्थित था, और हिंदी भाषा। ठीक है, तो 3 भाषाएं, त्रिभाषा सूत्र के ऊपर इसका काम किया गया। अंग्रेजी भाषा, उस राज्य की आधिकारिक भाषा और हिंदी भाषा, 3 भाषा हो गई ना, एक अंग्रेजी हो गई, एक हिंदी भाषा हो गई और एक उस राज्य की जो लोकल लैंग्वेज है उसके बारे, रीजनल लैंग्वेज है उसके बारे में इसमें बात की गई। शिक्षकों और छात्रों के बीच प्रभावी संबंध स्थापित करने के लिए माध्यमिक विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा व्यय को राष्ट्रीय आय के 6% तक बढ़ाने का आह्वान किया गया। आह्वान किया गया था, बढ़ाया नहीं। ठीक है, 1968। तो नैप 1968 के बारे में क्लियर है आपको? सर ये कट्टरपंथी पुनर्गठन मतलब? कट्टरपंथी पुनर्गठन मतलब कट्टरपंथ किसे बोलते हैं? मतलब जो स्ट्रांगली किसी चीज को करवाने के लिए कट्टरपंथ क्या होता है? जैसे आज कट्टरपंथ है, आज धार्मिक कट्टरपंथ बहुत ज्यादा है,
समझते हैं हम। नहीं, जैसे यहाँ पर कट्टरपंथी पुनर्गठन का मतलब क्या मीनिंग है? हाँ, वो यहाँ वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे धार्मिक कट्टरपंथ होता है कि किसी भी हम जो मानते हैं उसी को, तो जैसे उस समय राष्ट्रीय कट्टरपंथ होता था, जो क्रांतिकारी होते थे या इस तरह के जो लोग होते थे वो कट्टरपंथ पे विश्वास करते थे कि हमारा देश तो हमारा ही है, ब्रिटिश को नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। अब उसके लिए अहिंसा हो या गोली हो, दोनों में से जो भी चलेगा चलेगा, लेकिन हम कट्टर रहेंगे कि ये हम मानते हैं, हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो शिक्षा को लेकर के कट्टरपंथ का पुनर्गठन हुआ है कि शिक्षा मतलब लेनी है चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, मतलब जैसे कि यहाँ पे त्रिभाषा का भी बताया हाँ गया है, तो इसको हाँ, भी बोल सकते हैं कि इसको भी अपनी बात मनवाने के लिए है ना? नहीं, त्रिभाषा अलग हो गया। त्रिभाषा तो देखो, कट्टरपंथ हो गया मतलब कि हमें कठोरता के साथ शिक्षा में जो राष्ट्रीय एकता है, भाई राष्ट्रीय एकता कब तक आएगी? क्या हम कठोर हो जाएंगे? जैसे आज कोई भी कुछ बोल देता है किसी भी चीज को लेकर के, वो चीज नहीं, बिल्कुल हम अडिग हो जाएं कि नहीं मैं यही फॉलो करूंगा, मतलब इसको फॉलो करूंगा, मुझे शिक्षा प्राप्त करनी है, तो उसको लेकर के सब लोग कट्टर हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, कट्टर हो जाएं और अपनी बात से अडिग रहें, उससे हिले ना। उस कट्टरपंथ उसका पुनर्गठन किया गया। ठीक ओके है, सर, थैंक उसमें यू। ज्यादा ध्यान मत दो, वो कोई ऐसा नहीं है। जो उस समय की जो बातें थी उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और क्या हुआ उस समय, इसलिए उसको रिटर्न है। बट सर यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा जो था सर, हाँ, आवाहन किया लेकिन उसको लागू नहीं किया गया था ना सर, ऐसा माध्यमिक शिक्षा में, माध्यमिक विद्यालयों में सर, इसको इसमें ही नहीं, ये सर। इसमें क्या है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकार की शिक्षा की जिम्मेदारी थी। तो माध्यमिक शिक्षा में लागू था अंग्रेजी। हम मेरे माध्यमिक हमारे विद्यालयों में बोल रहे हैं ना, क्षेत्रों को नहीं, क्षेत्रीय माध्यमिक जो भाषा आवाहन माध्यमिक किया गया लेकिन। माध्यमिक एक तो माध्यमिक जो आप सेकेंडरी बोल रहे हो, इसमें जो है पहले 1 से 5 तक तो हिंदी नहीं होता था गवर्नमेंट स्कूल्स में, लेकिन प्राइवेट में तो रहा है शुरू से ही। और जो मिशनरी स्कूल्स थे वो तो इंग्लिश ही पढ़ाते थे। तो जहां जैसी स्थिति थी, नॉर्थ में अलग स्थिति थी, साउथ में अलग स्थिति थी। इन्होंने बस क्या रिकमेंडेशन दिए, इन्होंने एक तो शिक्षा को लेकर के राष्ट्रीय यूनिटी हो, और जो कल्चरल एक्टिविटी कल्चर है, सांस्कृतिक और सांस्कृतिक विकास को प्राप्त करने के लिए, मतलब सांस्कृतिक कल्चर और कल्चर के डेवलपमेंट को कैसे प्राप्त किया जाए, और समान शैक्षिक अवसरों का प्रस्ताव दिया। ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने इस नीति में पॉइंट्स को लिए। ठीक है, उसके बाद जो क्षेत्रीय भाषाओं को सीखने पर जोर दिया, जो रीजनल लैंग्वेज थी उसको सीखने पर जोर दिया, जिसमें माध्यमिक शिक्षा में लागू किए जाने वाले, मतलब 6 के बाद पहले इंग्लिश होता था गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट में तो शुरू से रहता था। तो जो त्रिभाषी सूत्र, मतलब कि इन्होंने ये कहा कि आप एक तो इंग्लिश को भी रखो, हिंदी को भी रखो ऑप्शन में, और जो रीजनल वहाँ की लैंग्वेज है उसको भी रखो आप ऑप्शन में। तो हम जब साउथ में जाते तो वहां पर लैंग्वेज सिलेक्शंस का ऑप्शन रहते हैं कि भाई आपको इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, या आपको रीजनल लैंग्वेज पढ़नी है। सो ये मोटा मोटा है, उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना। ओके सर। ठीक है, इसके बाद 1976 में समसामयिक सूची में शिक्षा विषय। तो समसामयिक सूची कॉन्करेंट लिस्ट होती है, इंग्लिश में कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट का संबंध जो है, देखो हम पढ़ रहे हैं कि आयोग आया, राधा कृष्ण आयोग आया, मोदलियर आयोग आया, उसके बाद कोठारी आयोग आया, आयोग के बाद नेशनल पॉलिसी पे काम हुआ 1968 में, है ना, इंदिरा गांधी जी ने लागू कराया नेशनल पॉलिसी, नैप को लागू कराया। अब उसके बाद क्या हुआ है कि ये सब काम ऐसे नहीं होता, ये सब काम होते हैं कि आप उसको कब संवैधानिक बनाओगे, जब उसका अमेंडमेंट होके और वो कानून बने, है ना। तो इसको संविधान के अंदर क्या किया, 1976 में भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में प्रविष्ट 25, मतलब जो कॉन्करेंट लिस्ट थी 25 भारतीय संविधान की, उसमें 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया। तो हमारे ऐड करने के लिए, पॉलिसी वगैरह को ऐड करने के लिए हमको संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो ये कौन सा संशोधन कहलाया? 42वां। कब हुआ? 1976 में। इसमें क्या किया गया कि माध्यम से शिक्षा के सभी स्तरों के लिए राज्यों के साथ साथ केंद्र को भी जिम्मेदारी दी गई। तो इससे पहले क्या होता था कि केंद्र सिर्फ देखरेख करता था,
लेकिन जो टोटल एजुकेशन की जिम्मेदारी थी वो किसके ऊपर थी? स्टेट्स के ऊपर थी। लेकिन जब 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1976 में, और ये कौन सी कॉन्करेंट लिस्ट में हुआ? 25वां। ठीक है, संविधान की कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी थी? 25वीं थी, जिसमें 42वां संशोधन किया गया के माध्यम से जो शिक्षा के सभी स्तर थे राज्यों के साथ साथ यहाँ पर अब केंद्र की भी जिम्मेदारी बन गई। इसलिए हम देखते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी आई और स्टेट यूनिवर्सिटीज भी आई। तो यहाँ पर ये एक मेन इंपॉर्टेंट काम हुआ 1976 में उच्च शिक्षा को लेकर के। ठीक है, तो 1976 से क्वेश्चन क्या बनेगा? या तो 42वें संवैधानिक संशोधन का बनेगा, और या तो ये बनेगा कि भैया इसके अंतर्गत क्या काम हुआ। तो इसके अंतर्गत मेन इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ कि राज्य के अलावा केंद्र को भी जिम्मेदारी दी गई शिक्षा के स्तरों के लिए। ठीक है, बस इतना। तो नैप 1968 के बाद नैप क्या आया? 1986। 1986 तो पहले मम्मी थी 1968 में, मतलब इंदिरा गांधी जी, और अब उनके बेटे थे राजीव गांधी जी। तो 1986 में राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने शिक्षा पर एक नई राष्ट्रीय नीति एनपीई पेश की। ठीक है, ये याद रखने के लिए। 86 का उल्टा कर दो कितना होगा? 68। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसको याद रखना। आपके नैप 68 मतलब इंदिरा गांधी, और नैप 86 मतलब राजीव गांधी। तो एनपी पेश की नई नीति में असमानताओं को दूर करने पर विशेष ध्यान देने, असमानताओं को दूर करने पर विशेष ध्यान देने, और विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करने का आह्वान किया गया। तो यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट थी और जो समुदाय थे उसको लेकर के उनके लिए, मतलब जो उस समय की असमानताएं थी उनको दूर करने के लिए यहाँ पर इस पॉलिसी में ध्यान दिया गया। नीति में गरीबों के लिए छात्रवृत्ति, और यहाँ से फिर क्या हुआ कि स्कॉलरशिप्स जो है स्टार्ट हुई जो इकोनॉमिकली वीकर लोग थे या गरीब छात्र थे उनके लिए। और यहाँ से प्रौढ़ शिक्षा भी शुरू हुई, मतलब जो एडल्ट एजुकेशन है कि भाई बड़े लोग जो उस समय काफी हमारे यहाँ असाक्षरता थी और जो असाक्षर रह गए वयस्क लोग, उनके लिए भी यहाँ से शिक्षा का प्रावधान किया गया। और उत्पीड़ित समूह से शिक्षकों की भर्ती, मतलब जो उस समय के उत्पीड़ित समूह थे या पिछड़े समूह थे उनमें से टीचरों को भर्ती करने का इस नीति में प्रावधान किया। नए संस्थान विकसित करने और आवास और सेवाएं प्रदान करने पर जोर दिया। तो ये सब पॉइंट आप एक बार इसमें जरूर पढ़िएगा। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्राथमिक मतलब प्राइमरी एजुकेशन के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान किया, और देश भर में प्राथमिक विद्यालयों में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया। ठीक है, ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, और इस नीति में ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल का निर्माण किया गया। ठीक है, तो आज 6 बज गया है, ज्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं और कल फिर इसके आगे पढ़ेंगे। कैसा लगा आप लोगों को 2 दिन कक्षा में आने पर? कोई सुझाव आप लोगों का? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे से नोट्स बने हुए हैं जी। और क्लियरली आप चीजों को समझाते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes, ठीक sir. है, चलिए यही हमारा उद्देश्य है कि हम समय अगर निकाल रहे हैं और सर्च कर रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखिए, बस एक थोड़ा छोटा सा हाँ, तो हम request। इसमें ऐसे ही वर्बली पूछ रहे हैं, फिर हम बीच में भी रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा अपना हो जाए 2-4 क्लासेस। ठीक है, Yes, sir. चलिए 3 बार ओम शांति कर लेते हैं। आंखें बंद, पेट सीधी, 3 बार ओम और फिर शांति 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 ओम के साथ। ओम 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 शांति शांति शांति। बहुत धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। सभी को धन्यवाद। आपका सभी का दिन शुभ हो। Thank you, sir. हरि ओम।
हरिओम Thank you, हरिओम sir. हरिओम हरिओम।